dear students, hope you will be fine. Let's start current affairs 30th and 31st July class. And I was, teaching you that was new education policy. उसमें कुछ बातें हो गई, बहुत कुछ बाकी है, उसको कंटिन्यू करते हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी. अब इस पॉलिसी में क्या क्या है वो हमें देखना है. मेरा ख्याल है हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको ऑनलाइन एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज कंटेंट फोकस पे हमने बात कर दी थी. उससे आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा इसको ओके कर दूं. करंट अफेयर्स और ये 38th एंड 31st जुलाई की बात होगी. फोकस्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022. गौर फरमाएंगे बेटा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में जो कुछ और बातें हमें कहनी थी वो ये सारी बातें हैं. जैसे 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम विल बी कंटिन्यू विथ इजियर वे. फिर मैंने कहा अंडर एक भारत, ठीक है, और समृद्ध भारत के संदर्भ में 6 to 8 क्लास में किसी भी भारतीय भाषा में एक आनंददायक प्रयोजन होगा, गतिविधियां होगी, प्रोग्रामिंग होगी जिसमें बच्चे जो है इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट कर सके. अगला है माध्यमिक स्तर पर 6 to 8 फॉरेन लैंग्वेज कुड बी ऑफर्ड लाइक कोरियन, थाई, स्पेनिश, रशियन, जर्मन, फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड सो मेनी लैंग्वेज, बट नॉट चाइनीज. मैंडारिन नहीं लागू होगा बिकॉज ऑफ गलवान. अभी ठंडे बस्ते में रखा गया, जब मौसम बदलेगा तो लागू करेंगे, नहीं तो नहीं. ये चीजें अब आइए. बट नॉट चाइनीज मैंडारिन. NEA यानी नेशनल एग्जाम एजेंसी विल हेल्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन एडमिशन. कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी NEA सारे एग्जाम्स को, एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट करेगी. तो ये एक संस्था होगी जो एग्जाम को कंडक्ट करेगी. दैट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, अंडर NEP, अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिकल, टेक्निकल, हायर स्कूलिंग ऑल आर कम. यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी किससे रिलेट करता है? स्कूल से, हाँ. कॉलेज से, हाँ. यूनिवर्सिटी से, हाँ. मेडिकल, हाँ. टेक्निकल, हाँ. आयुर्वेद, हाँ. एग्रीकल्चर, हाँ. लॉ, हाँ. सबसे रिलेट करता है. प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, सबसे रिलेट करता है. नेशनल एजुकेशन कमीशन will set up to maintain Indian knowledge method in syllabus. NEC, नेशनल एजुकेशन कमीशन सेटअप होगा. NEC जिसका काम होगा कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है, जो टीचिंग मेथड है, भारत का जो टीचिंग सिलेबस है, भारत का जो नॉलेज है, उन सभी को सिलेबस का हिस्सा बनाने के लिए यह कमीशन काम करेगी. At every district, बाल भवन will established as boarding school. हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में बाल भवन के नाम से एक बोर्डिंग स्कूल स्थापित होगा जो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा. ये याद रखिए. जैसे नवोदय है ना, उस तरह से NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा, ठीक है, से संबंधित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करेगी. कॉन्गेनाइटिव डेवलपमेंट की बात करेगी. आंगनबाड़ी और प्री स्कूल में ECCE पाठ्यक्रम होगा, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन. यानी NCERT को अब अर्ली चाइल्डहुड
केयर एजुकेशन पर एक सिलेबस तैयार करना होगा जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होगा। यानी एनसीईआरटी को अब क्लास 8th तक के लिए भी एक रिफाइंड सिलेबस तैयार करना होगा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति बनाई जाएगी। द नेशनल बुक्स इनरिचमेंट पॉलिसीज विल, यानी कि भारत में जो सिलेबस चल रहा है उसको अपग्रेड किया जाएगा। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन 6% ऑफ जीडीपी विल बी एक्सपेंड ऑन एजुकेशन। भारत का जो भी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसका 6% एजुकेशन पर एनुअली खर्च करने का प्रोविजन था, फिर है। अभी 4-4.5% ही खर्च होता है, लेकिन अब इतना काम करेंगे तो खर्च बढ़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंसर्न कमिटी, इसरो एक्स चेयरमैन के कस्तूरी रंगन, who reported in 1990 to the HRD मिनिस्ट्री, तो ये बता दिया था। 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी अमेंडमेंट इन 1992 बता दिया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सब्जेक्टेड ऑन प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, इवन प्री प्राइमरी, आंगनबाड़ी वगैरह सब आ गया। फिर है आपका एजुकेशन कमीशन विल सेटअप, ठीक है, एजुकेशन कमीशन विल सेटअप, एक शिक्षा आयोग गठित होगी जिसके 4 ब्रांच होंगे। शिक्षा आयोग, उसके अंडर में 4 ब्रांच होंगे, एक नियम बनाएगा, एजुकेशन कंसर्न रूल्स मेड बाय द वन ब्रांच। सेकेंड ब्रांच विल बी ग्रेडिंग द इंस्टीट्यूशन। सेकेंड ब्रांच का वर्क क्या होगा? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रेडिंग देना। थर्ड क्या करेगा? मेक फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क तैयार करेगी, रूल रेगुलेशंस। चौथी कमिटी क्या करेगी? प्रोवाइडिंग ग्रांट, अनुदान देगी, फिनेंस करेगी, ये चीजें। अंडर वन एजुकेशन कमीशन देयर वेयर 4 ब्रांचेस, एक अनुदान देगी, एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी, एक जो है आपका रूल बनाएगी, और एक जो है आपका क्या करेगी? ग्रेडिंग देगी। हायर एजुकेशन ड्रॉप आउट रेशियो 10%। हायर एजुकेशन में जो ड्रॉप आउट का रेशियो है उसको गिरा करके 10% पे लाना है फिलहाल। जीईआर, ग्रॉस एंट्रेंस रेशियो इन हायर एजुकेशन ओनली 26%, नाउ टारगेटेड 50% टिल 2035। हायर एजुकेशन में जो पढ़ने वाले लोग हैं कितने जाते हैं? तो हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं सिर्फ 26% भारतीय विद्यार्थी। हमें इसे टारगेट किया है 2035 तक, अगले 15 वर्षों में हम इसे 50% पर पहुंचाएंगे, यानी मैक्सिमम लोग हायर एजुकेशन में जाएंगे। इसका फायदा होगा, देश की नीति को समझने में आसान होगी, और प्रसाद बांट करके इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। द ब्यूटी ऑफ दिस पॉलिसी इज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इस शिक्षा नीति का सबसे बड़ा जो सौंदर्य है, सबसे बड़ा जो फीचर है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन, यानी संघात्मक है। प्रोविजंस ऑफ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑल्सो, यानी अब जो मिड डे मील देते हैं, अब हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी देंगे। ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्सटेंडेड 12 to 18 years, 3 to 6 and 15 to 18। जो राइट टू एजुकेशन है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, वो अब 3 से 6 और ऊपर 14 से 18 तक के लिए हो जाएगा। यानी 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष 15 साल के लिए हो जाएगा। अब तक कितना था? इससे कम था। ठीक है। अब है आपके पास राइट टू एजुकेशन विल बी रिफॉर्म, ड्रॉप आउट रेशियो इज 40% इन स्कूल, टारगेटेड टिल 2030 0% ड्रॉप आउट रेशियो। राइट टू एजुकेशन जो है उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। वर्तमान में जो स्कूल में बच्चे स्कूल को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, 3री 4री 5वीं 7वीं 8वीं क्लास में चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस।
तो इस ड्रॉप आउट में देखिए 40% ड्रॉप आउट है स्कूल में। इसका टारगेट किया है 2030 तक ड्रॉप आउट रेशियो को 0% पे लाना। इट्स ए गुड टारगेट। सी ECCE, जैसा मैंने कहा ECCE ये क्या है? तो मैंने जैसे कहा इसके लिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सिलेबस फॉर फाउंडेशन स्टेज, जो 5 साल का पहला है फाउंडेशन स्टेज के लिए ECCE सिलेबस आएगा। प्रोविजन ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा, एक प्रोविजन किया गया है कि एक एरिया में स्कूल हो, 4 5 10 जो जो मालिक हो, प्राइवेट सरकारी स्कूल हो, और कुछ ऐसी टीचिंग और सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर स्कूल में हर बच्चे नहीं लेते। पूरे स्कूल में 5 बच्चे लेते हैं, 10 बच्चे लेते हैं। मान लेते हैं फ्रेंच है, एक स्कूल में 20 बच्चे ले लिए फ्रेंच। अब उसके लिए एक टीचर है, उसकी कॉस्ट है। लेकिन अगर और कुछ बगल के स्कूल है उसमें भी फ्रेंच है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्कूल का कंसेप्ट है कि इन दोनों बच्चों को वो टीचर पढ़ा देगा। तो एक टीचर कई स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। तो 2 स्कूलों में उसको मिल जाएगा कि संडे को यहां फ्रेंच पढ़ाएगा, मंडे को वहां फ्रेंच पढ़ाएगा। समझाए? तो कॉम्प्लेक्स। अब जैसे म्यूजिक है, कोई जूडो है, कोई घुड़सवारी सीखता है, अब वो बच्चे जो सीखेंगे, अब एक स्कूल इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकता, और वो इतना एक्सपेंसिव कि पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, बट उसे लगता है कि हमें वही सीखना है। तो कॉम्प्लेक्स है, तो आज यहां सिखा देगा, कल वहां सिखा देगा, या उस दिन वो बच्चा उस जगह पे चला जाएगा जहां वो सिखा देगा। कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ रहा है, ये एक यूनिक बात है और अच्छा भी है। नंबर, ठीक है, numbers of school located in the cluster to manage teachers and technicians, fair recruitment of teachers। ये कहा गया है इसमें कि टीचर्स एकदम फुल फ्लेजेस रिक्रूट हो, सही तरीके से रिक्रूट हो, फुल टाइम के लिए रिक्रूट हो, परमानेंटली रिक्रूट हो, एडहॉक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, गेस्ट टीचर नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब खत्म करना है। अच्छा है। मल्टी डिसिप्लिनरीज यूनिवर्सिटीज, कहने का मतलब है अब हर यूनिवर्सिटीज में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कला, संस्कृत सब कुछ होगा, जो आपको मन हो करिए, होगा सब कुछ। डेमोक्रेटिक, लिबरल, फेडरल, ओपन, ठीक है ना, टेंशन फ्री एजुकेशन। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये बड़ा डेमोक्रेटिक मेजर में आया है, बड़ा लिबरल कॉन्सेप्ट लेके आया है, फेडरल सिस्टम में आया है, टेंशन फ्री एजुकेशन सिस्टम लेके आया है। अब a national education commission will set up and the chaired by the central education minister, constituent 30 members of 30 states, prominent scholars। क्या मतलब? कहा गया कि जो NEC, नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो स्थापित होगी, उसका चेयरमैन कौन होगा? शिक्षा मंत्री होगा केंद्र का, और उसके 30 सदस्य होंगे। वो भारत के 30 राज्यों से प्रोमिनेंट पर्सन, स्कॉलर पर्सन, एजुकेशन मिनिस्टर ही हो। इट इज नॉट कंपल्सरी मैंडेटरी, इट कुड बी, बट कौन होगा? प्रोमिनेंट पर्सन, ये मतलब उसे है ना फेडरल स्ट्रक्चर। फिर है नेशनल एजुकेशन कमीशन, हो गया। अब है प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी विल एंटर, रिमेन। निजीकरण बना रहेगा, वाणिज्यीकरण बना रहेगा, प्रॉफिटेबल सिस्टम बना रहेगा, फॉरेन यूनिवर्सिटी आएगी। और क्या? वर्ल्ड रैंकिंग में जो टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी है, ओनली दे कैन टेक एंट्री इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और हम भी ऐसे विदेश में जाएंगे, वो भी आएंगे। तो जब 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आएंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा? हम जो पढ़ने जाते हैं, अफ्रीका के लोग, लैटिन अमेरिका के लोग, एशिया के लोग इन टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, जो मोस्टली अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप के देशों में है, कुछ जापान में है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में है, सिंगापुर में है। हम जो वहां पढ़ने जाते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी का कैंपस यहां आ गया, तो जो ये अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, एशिया के गरीब देश के बच्चे हैं, जिनमें जो कुछ ऐसे हैं जो अपने माता पिता के दम पर पढ़ने जाते हैं, वो अब यहां आ जाएंगे,
क्योंकि सिंगापुर में पढ़ना 25 लाख फीस और पता चला 25 लाख रहने का खर्चा 5 साल का। अमेरिका कनाडा में रहना 30 लाख फीस या 25 लाख फीस और 30 लाख 5 साल का खर्चा, 50 लाख का पढ़ाई। लेकिन अगर इंडिया में वो कैंपस है और वही क्वालिटी है तो इंडिया में रहने का खर्चा 5 लाख, फीस भी यहां पे कम होगी। तो पता चला कि 30 लाख में काम चल गया। तो वो बच्चे कहां जाएंगे, वहां जाएंगे या इंडिया आएंगे? क्योंकि डिग्री सेम मिलेगी तो इंडिया आएंगे। इंडिया में रहेंगे तो ये रेंट कहां लेंगे, मकान यहीं लेंगे। तो उनका खाना खर्चा सब कुछ, रहना सहना, इस सब खर्च से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। ये फीस जो इंडिया में आएगी तो एक टैक्स पे किया जाएगा, तो वो कौन सा आएगा, इंडिया में आएगा। और उनको एक एक्स्ट्रा मिल गया स्टूडेंट्स, और उनका रेपुटेशन और स्प्रेडिंग बढ़ गई, तो हम लाएंगे और हम भी जाएंगे। तो ये अच्छा है, अच्छा है। और अच्छे लोगों के साथ रहने पे माहौल भी अच्छा होगा। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंट्री होगी, नो डाउट, टॉप 100 का होगा। In university, any seminar in university campus must be permitted by the vice chancellor. ये जो जामिया में हुआ, जेएनयू में जो आए दिन होता रहता है, सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, हाय 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 हाय, डैश 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 डैश, यू कैन अंडरस्टैंड, ये नहीं होगा। मस्ट बी फर्स्टली टेक परमिशन फॉर एनी सेमिनार, वेबिनार, एनी गैदरिंग फ्रॉम द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी. If permitted, then you can hail. Otherwise, no. That will be punishable offense. ठीक है, अब आगे इन 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, कस्तूरी रंगन मेंशन मैंडारिन लैंग्वेज बट आफ्टर गलवान इज एसाइडेड। समझ गए ना? New Education Policy 2020 has 24 chapters, 65 near about pages. 24th chapters added after reported by the Kasturi Rangan. कस्तूरी रंगन ने 23 चैप्टर्स में ये 65 पेज दिए, उनमें एक 24th चैप्टर जोड़ा गया। और इस तरह से देखते हैं कि 24 चैप्टर हैं, 24वां चैप्टर जो है वह बाद में जोड़ा गया रिपोर्ट देने के बाद। 24th chapter related to online and digital education that ensuring equitable use of technology, ठीक है, 25% weightage online digital education. 24th chapter is highly dedicated concern to online digital education in India that will be provided in Indian 12 language and 25% weightage of the online education in India. A person can take education offline, parallelly can also take the online with the different 2 degrees. It's good. 7 stage for online education. Online के 7 stage education दिखाए हैं। 7 stage का मतलब है NCTE, CIET, ठीक है, उसी तरह से NIOS, NIOS, IGNOU, IIT, NIT, e-learning platform. So these are the some platforms through you can take the online education, digital education. And there are some platform where we can get this online education, Swam, Diksha, Swam Prabha. These are digital platform, these are digital channels, television channels that operated by IGNOU, Jamia, HRD ministry, central government, all these through number of different courses in online education will all time published और broadcast होता रहेगा, telecast होता रहेगा. You can have to be registered to take the classes. Digital content storage, ये भी 24 चैप्टर में कहा गया है कि डिजिटल कंटेंट जो है उसको स्टोर करके रखा जाएगा, सेकेंड मेमोरी में रखा जाएगा। तो उसके लिए मटेरियल तैयार होगा, यानी पूरा लाइब्रेरी तैयार होगा, जैसे एनसीईआरटी तैयार होता है, लाइब्रेरी तैयार होगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक नया फील्ड डेवलप होगा, टीचर्स बहुत सारे होंगे। अब है KVS फाउंडेशन 15 दिसंबर 1963 हैज स्कूल्स इन द 25 कंट्रीज, टोटल स्कूल्स 1235, मोटो तबम पुष्ना अप्रूनो। कहने दीजिए, कहने का मतलब ये है KVS ने पहले ही से जो है इस सिस्टम को अप्लाई कर रखा है और ये अप्लाई को आगे बढ़ाएगा।
अब है आपका दी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी HECI। ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों का औसत अनुपात 26% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा है। यानी दी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी टारगेटेड टू, ठीक है, increase the online students percentage that is present 26% will targeted to 50%। जो ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, वेयर एवर इज नॉट पॉसिबिलिटी टू मेक ब्रेकफास्ट, लाइक इन लद्दाख, लेह, श्रीनगर, some parts, Kargil, some parts of Arunachal Pradesh, Sikkim, where is not possibility to be burn the stoves, not possible in different season to make food. In that respect, there the additional things provide as a breakfast like that: मूंगफली, groundnut, गुड़, मोलेसस, जैगरी, चना, यानी यू नो दैट। तो ये चीजें हैं। तो गुड़, चना, मूंगफली दिया जाएगा। जहां गर्म भोजन संभव नहीं होगा वहां यह दिया जाएगा। नियमित स्वास्थ्य की जांच होगी। इन ए रेगुलर हेल्थ टेस्ट वाज गोइंग ऑन, मतलब टेस्ट विल बी गोइंग ऑन। तो एक रेगुलर स्कूल में जाइए, नहीं कि कभी चेचक का टीका लेना। सिस्टम है, विजिट करेगा, हर 3 महीने पर डॉक्टर विजिट करेगा, हर बच्चे को देखेगा, ये पूरा सिस्टम हो। इट्स ए गुड आइडिया। अब है 100% टीकाकरण, 100% वैक्सीनेशन होगा स्कूल में हर बच्चों के। हेल्थ कार्ड सबके बनेंगे, सभी स्टूडेंट के जो है ना इशू होंगे। द एवरी स्टूडेंट्स विल गेट हेल्थ कार्ड एट स्कूल लेवल। आंगनबाड़ी स्टाफ को 6 मंथ से लेकर 12 मंथ का एक शैक्षणिक कोर्स करना होगा। ऑल स्टाफ ऑफ आंगनबाड़ी विल ट्रेन्ड for 6-month course. Those have already passed 12th class. Such staffs will get 6 month a course specialization how to teach children, how to care children, cognitive development. Those staffs are under 12th class standards degree. That will be take 1 year course for same. In that respect, I'm telling you, this is the India's new education policy that introduced in 2020, discussion is going on and will be adapted finally in 2022। ठीक है, ये आपका हुआ। तो ये 2 दिन आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर फिनिशिंग पॉइंट में आप आ गए। ठीक है, अब आइए मैं बात कर रहा हूं 31 जुलाई। तो बेटा अब ये आपका फाइनल हो गया। अब हम 31 जुलाई पे आ जाते हैं। ठीक है, अब 31 जुलाई पर बात करते हैं। 31 जुलाई 1880 को हमारे मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें कथा सम्राट कहते हैं, उनका जन्म बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका एक्चुअल नेम धनपत राय था। उर्दू में इन्होंने सबसे पहले लिखना शुरू किया, उर्दू लैंग्वेज में। तब उनका नाम एज ए बुक पर पेन नेम नवाब राय हुआ करता था। गांधी जी से मिले, इंस्पायर्ड हुए और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान को कहा कि नाउ यू हैव टू बी राइट इन हिंदी, ताकि उर्दू से बहुत ज्यादा लोग तक आप पहुंचेंगे। तब उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और तब उन्होंने अपनी नाम किताबों पर एज ए पेन नेम राइटर लिखना शुरू किया, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद स्कूल इंस्पेक्टर थे। समय के साथ अपनी उनकी पीड़ा है, जीवनी है। बनारस के लम्ही गांव में जन्म 31 जुलाई 1880 को और 1936 को डेथ कर गए। उनकी आखिरी संपूर्ण जो लेखन थी वो थी गोदान और मंगलसूत्र उपन्यास लिख रहे थे, जिसे उनके भतीजे अमृत राय ने पूरे किए और वो भी अब नहीं रहे। ये कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, स्कूल इंस्पेक्टर। चलो अब है हिंदी वगैरह सर। अब है 31 जुलाई शहीद उधम सिंह सुमन। ठीक है, तो सुनम, ठीक है, मार्टियर्स, ध्यान देंगे। ये जो हमारा जलियांवाला बाग हुआ था, उससे त्रस्त था हमारा एक बालक। उस बालक का एक ही सपना था कि हम दोनों डायर को, ओ और आर डायर को मारेंगे, जो हम हजारों मौत का कारण बना पंजाब में। ना कि वो सिर्फ जलियांवाला बाग कांड, मार्शल लॉ के चक्कर में भी कई पूरे पंजाब में लोगों को मारा गया।
ये पहुंच गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में रेकी करने के बाद इनको तय था दोनों डायर को मारेंगे जो रिटायर होके गया था। जनरल आर डायर इनके मारे जाने से पहले ही मर गया था, तो मौका नहीं मिला, पर ओ डायर जिंदा था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ओ डायर को इन्होंने किंगस्टन हॉल लंदन में घुस करके, किताब को ओपन करके, पिस्टल निकाल के 3 4 5 जो भी गोलियां मार दी। तो और पकड़वाए भी 1940 में। तो उधम सिंह सुनम, सुनम यानी पंजाब के सुनम नाम के जगह से थे, सुनम समाना, तो सुनम नाम से थे, तो गांव का नाम जो रहा उधम सिंह सुनम। तो वो गए 1940 में, उसे मारा किंगस्टन हॉल में, जनरल ओ डायर को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब था। आर डायर पहले ही मर चुका था, तो ये, और हथकड़ी लगी पार्लियामेंट स्ट्रीट, लंदन के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। इनका बोला एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखने के लिए कि क्या नाम है, तो इन्होंने क्या कहा मालूम है? राम मोहम्मद सिंह। ये उन्होंने नाम दिया कि राम मोहम्मद सिंह नाम है। समझ में आ गई बात? राम मोहम्मद सिंह, तो ये बात है। फिर फांसी पे चढ़ गए उधम सिंह, शहीद आजम में ये भी जुड़ गए, तो याद रखिएगा। अब है आपका अगला, एनसीटी दिल्ली, दिल्ली पुलिस गोइंग टू बी बिल्ड पुलिस वुमेन हॉस्टल एट रोहिणी सेक्टर 21। रोहिणी सेक्टर 21 में डीडीए जो है अब दिल्ली पुलिस के लिए हॉस्टल का निर्माण करने जा रही है, खास करके हमारी फीमेल के लिए हॉस्टल, जो दूर दराज से आती है नौकरी करने, बच्चे के साथ नौकरी करने आती हैं, ठीक है, या अकेली यहां रहती हैं, उनके लिए हॉस्टल है, जो साथ में खाना पीना सब होगा। तो एनसीटी दिल्ली, दिल्ली पुलिस गोइंग टू बी बिल्ड पुलिस वुमेन हॉस्टल एट रोहिणी सेक्टर 21 दिल्ली, ठीक है, डेवलप्ड बाय डीडीए। हेलो बेटा, कैसे हैं? हाँ बेटा, क्लास ले रहा हूँ, 5 मिनट के बाद करिए, मैं 8 बजे क्लास से फ्री हूँ। कहाँ हैं आप? कहाँ पे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, 8 बजे के बाद कभी भी कर लीजिए, 8 से 9 हम फ्री। सो बेटा, एक तो ये हो गया। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन दिल्ली पुलिस ऑल सेक्शन। दिल्ली पुलिस के हर एग्जाम में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और ठीक ऐसा ही 35% रिजर्वेशन बिहार में है, हर पोस्ट पर फीमेल के लिए, बिहार की फीमेल के लिए। हरियाणा का सवाल है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय दुष्यंत चौटाला, डेप्टी चीफ मिनिस्टर फ्रॉम गुरुग्राम। गुरुग्राम से हरियाणा की सरकार ने इनॉग्रेट कर दिया है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी हरियाणा वन नेशन वन राशन कार्ड में जुड़ गया है, एक देश एक राशन कार्ड में जुड़ गया है। इसका इनॉग्रेशन हरियाणा में जुड़ने के ख्याल से जो किया गया, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा। आइए नेक्स्ट, रामलला का ताला जो 23 दिसंबर 1949 को लग गया था, उसे 1986 में ताला खोल दिया राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। और सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये जो आंदोलन चला, तो उसके बाद ये खत्म हो गया। लेकिन आज ये जब सत्य हो गया, तो ये कविता किसने गाई, ये सवाल बन गया। तो सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, दैट पोयम इज रिटेन बाय विष्णु चंद्रगुप्ता विजुगिशु, शाहजहांपुर यूपी। उत्तर प्रदेश वाले ध्यान रखिए, सौगंध राम की हम खाते हैं, यह कविता किसके द्वारा रची गई थी? विष्णु चंद्रगुप्त विजुगिशु, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये क्वेश्चन बना सकता है। गोल्ड प्राइस 53,860 पर पहुंच गया, सिल्वर 66,000 पे पहुंच गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। और हां, चाइना से इंपोर्ट होने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो, और चाइना के अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्री से इंपोर्ट होने वाले जो कलर टेलीविजन्स हैं और उसके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उसे भारत सरकार ने प्रोहिबिट कर दिया है।
भारत सरकार ने चीन तथा अन्य देशों से आयात होने वाले टेलीविजन्स, कलर टेलीविजन्स और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स को प्रतिबंधित किया है ताकि देश का जो है निर्माण आगे बढ़े। एंड फाइनली दो तीन और स्पोर्ट्स, ये हमारा चेस से है। चेस एट चेन्नई, याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद चेस खेल रहे हैं, जो डेट है उसके अकॉर्डिंग सुनना है, खेल रहे हैं और बेटा 9 बार में एक बार जीते, 8 बार हार गए। पहला हारा, दूसरा हारा, तीसरा हारा, छठा हारा, सातवां जीत गए, फिर आठवां हारा, नौवां हारा। तो 9 टर्म का खेल हुआ और 9 राउंड में एक ही राउंड इन्होंने जीत हासिल की। यानी अब लगता है कि अब विश्वनाथन आनंद रिटायरमेंट लेंगे। अब स्पोर्ट्स में ये क्रिकेट, कोच ऑफ सौरव गांगुली अशोक, ठीक है ना, मुस्तफी पास्ट अवे एट कोलकाता। जैसे आगरकर थे, आचेरकर, जो सचिन तेंदुलकर के कोच थे, आचेरकर मरे तो सवाल आया कि किसके कोच थे। ठीक है, ऐसे सौरव गांगुली हैं और उनका कभी उनके साथ मतलब कोच वो रहे मुस्तफी, तो अशोक मुस्तफी के डेथ हो गए, जो सौरव गांगुली के कोच थे क्रिकेट। 30 जुलाई 2020 यूएसए के नासा लॉन्च्ड मंगल मिशन नेम रोवर्स, ठीक है, तो रोवर्स, ठीक है, परवर्स फ्रॉम द रॉकेट एटलस 5। नासा अमेरिका ने मंगल मिशन लॉन्च किया है। वो मंगल मिशन जो है उसका नाम है रोवर, ठीक है ना, परसर्वेंस। रॉकेट कौन सा लेके गया है इसको, तो रॉकेट जो है उसका नाम है एटलस 5, ठीक है। लास्ट 11 डेज, विद इन द 11 डेज तीन तीन मंगल मिशन हुए, मार्स मिशन, यूएई 19 जुलाई, 23 जुलाई चाइना और 30 जुलाई को ये, ठीक है। और कहां से लॉन्च किया, केप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा, साउथ ईस्ट में एक घोंच है यूएसए में, वो फ्लोरिडा है, तो वहां से किया गया। इन जम्मू कश्मीर इक्विपमेंट, ठीक है, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर is now household, that means contract has been given to China, now prohibited। चीन में बेटा स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाने का जिम्मेवारी चीन के एक कंपनी को दिया था कि वह ही चाइनीज चीज लाएगा और पूरे जम्मू कश्मीर में ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएगा। पर गलवान के होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट उसको खत्म कर दिया गया है, नहीं लगाना, जाओ। इस तरह से 31 जुलाई फिनिश्ड हो गया है। अब हम कल बात करेंगे 1 अगस्त से, ठीक है। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया।